लालपुर गांव में चंदन नाम के एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सी जमीन था जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो भी कुछ था उसमें वो संतुष्ट था। चंदन के परिवार में उसके पत्नी और 2 बच्चे थे। अरे भाग्यवान, आज खाना मिलेगा कि नहीं, या भूखा ही मुझे खेत जाना पड़ेगा? जी बस बन गया खाना, मैं अभी पैक कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना पैक करो तब तक मैं गौशाला से बैल ले आता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, हमें देर हो रही है, खेतों पर भी जाना है। हाँ, ये लीजिए अपना खाना। और हाँ, समय निकालकर खाना खा लेना। कल आप 2 रोटी नहीं खाए थे? हाँ, कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसलिए 2 गिलास पानी भरकर पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। तो ये जी आज एक भी रोटी आपस नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। फिर चंदन अपने बैल को लेकर खेत की ओर निकल देता है। खेतों पर पहुंचकर चंदन काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल चलते चलते थककर जमीन पर गिर जाता है। अरे इसको अचानक से क्या हो गया? लगता है ये काम करते करते थक गया है। अब तुम भी बूढ़े हो चुके हो ना, और जो ऊपर से इतनी तेज जो धूप किया है। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, बाकी का काम हम कर लेते हैं। और फिर चंदन अकेले ही खेतों में को काम करने लगते हैं। कुछ देर के बाद चंदन बैल को लेकर घर चला जाता है। चमेली, आज खेतों पर हमारा बैल काम करते करते जमीन पर गिर गया था। अब उसका खुराक पहले से और ज्यादा करनी होगी, वह बहुत कमजोर हो गया है। ये जी खुद को खाने के लिए हमारे पास एक भी दाना नहीं है, तो इस बैल को कहाँ से खिलाए? आप इस बैल को बेच दीजिए, वैसे भी ये बूढ़ा हो गया है, अब ये हमारा कोई काम का नहीं है। नहीं चमेली, मैं इस बैल को कभी नहीं बेचेंगे। मैंने छोटे से ही इसको अपने बेटे की तरह पाला है, ये भी अपने परिवार के जैसा है। अब ये बूढ़ा हो चुका है और मैं इसको ऐसी हालत में नहीं बेच सकता। और फिर अगली सुबह चंदन अपने बैल को लेकर खेत पर चला जाता है। चंदन खेत का सारा काम निपटाकर घर चल देता है। इसी गांव में एक जमींदार भी रहता था जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब लोगों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में गांव के बगल में ही उसने एक जमीन खरीदा था जिसकी उन्हें जुताई करना था। अगले सुबह जमींदार चंदन की खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी यह चंदन को अपने खेतों में काम करते देखता है। मोती, बस कुछ ही दिन का काम बचा है, एक बार खेत का सारा जोताई हो जाने दो, फिर तुझे आराम ही आराम है। अरे ये चंदन तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे लगता है कि मेरा खेत की जोताई यही कर पाएगा। ऐसा सोचकर जमींदार चंदन को जोर से आवाज लगाता है। चंदन, जरा इधर सुनो तो। चंदन, तुमसे एक मेरा जरूरी काम है। अभी हाल ही में हम एक नया खेत खरीदे हैं जिसकी जोताई तुम्हें ही करना है। क्या तुम उस खेत की जोताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 3000 रुपया दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका खेत जोतने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये बता दीजिए कि जोताई का काम कब से शुरू करूं? तुम कल सुबह से ही खेत का जोताई काम शुरू कर देना। और फिर अगले सुबह चंदन अपने बैल को लेकर जमींदार के खेतों पर निकल जाता है और पहुंचकर खेत जोतने लगता है। वहां की जमीन पूरी की पूरी सूखी थी। इस वजह से चंदन और उसके बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे ये जमीन तो बहुत सूखी है, बहुत मेहनत लग रही है इसकी जोताई में। ये जमींदार साहब ने मुझे कहां फंसा दिया, लेकिन क्या करूं, ये पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा और तेरा खर्चा कैसे चलेगा? कुछ देर में खेत का जोताई करके चंदन घर चला जाता है। क्या हुआ, जोत दिया जमींदार साहब की खेत? आधा जोत दिया है और आधा कल जोत देंगे। अच्छा चलिए जी, इससे हमारा कुछ पैसे तो आएंगे घर में। हाँ चमेली, मैं सोच रहा हूँ कि जमींदार साहब ने जो भी पैसे देंगे उसे मैं गौशाला अच्छे से बनाऊंगा। गौशाला में जगह जगह छेद हो गया है, बारिश के दिन में पूरा गौशाला में पानी भर जाता है। हाँ ठीक है जी, आप सबसे पहले अपना गौशाला बना लेना, फिर बाद में कुछ करेंगे। अगले सुबह चंदन फिर से जमींदार साहब की खेत को जोतने लगता है, लेकिन तभी उसका हल खेतों में अटक जाता है। अरे ये मेरा हल क्यों अटक गया? आखिर क्या चीज है हल के आगे, क्यों नहीं बढ़ रही है आगे? चंदन जब थोड़ा खुदाई करता है तो देखता है कि यहाँ पर एक चमचमाता हुआ बक्सा है। तभी चंदन ने बक्सा को वहां से बाहर निकाल कर देखता है तो इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। चंदन ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और वह बक्सा को लेकर घर आ जाता है।
ये जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? ये सारा सोना जोताई करते समय हमको मिला है। शुक्र है ऊपर वाले की हम पर दया किया जॉय, जो इतना सारा सोना दिया। अब हम इसे बेचकर अमीर हो जाएंगे। हमारे पास किसी चीज का कमी नहीं होगा। नहीं चमेली, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सोना हमारा नहीं है। ये सोना पहले के राजा महाराजा का होगा। इस पर सिर्फ सरकार का हक है और हमें इसे सरकार को दे देना चाहिए। आप बनते रहिए दानी। अगर आप ऐसे ही दानी बनते रहे ना, तो आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएगा। जिंदगी भर कड़ी धूप में काम करते रहना और यह सुखी दाल रोटी खाते रहना। चमेली, बेईमानी के पैसे से तो अच्छा ये दाल रोटी ही है, जो कि इसे खाकर हमें चैन की नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे से खाएंगे तो क्या भला हमें नींद आ पाएगा? और तुम इस बात को हमेशा याद रखना, बेईमानी के पैसा कभी नहीं फलता। मैं कल ही इसको देकर आऊंगा। हाँ हाँ, बहुत ज्ञान दिए। मूर्ख आदमी, आया हुआ धन को ठुकरा रहे हो। अगले दिन चंदन सोने वाला बक्सा को लेकर जमींदार साहब के पास जाता है और जमींदार को सोने के बारे में सारी बात बताता है। तभी जमींदार साहब चंदन की बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, चंदन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने साबित कर ही दिए कि सच में तुम एक ईमानदार किसान हो। इस खजाने पर सरकार का हक है। इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करा दूंगा। और हाँ, तुम्हारे इस ईमानदारी के लिए सरकार से तुम्हें इनाम भी दिलाऊंगा। और चंदन, ये लो मेरे खेत को जोतने के पैसे। तभी चंदन पैसा लेकर वहां से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। तभी चंदन के घर पे एक आदमी आता है। अरे भाई, इस घर में कोई चंदन नाम का आदमी रहता है क्या? जरा बाहर निकलना तो। तभी चंदन ये बात सुनकर तुरंत बाहर आता है। हाँ बोलो भैया, क्या हुआ? अरे चंदन, तुम्हें अभी जमींदार साहब ने बुलाया है। चंदन और उसके पत्नी इस आदमी के साथ चल देते हैं। वहां पहुंचते ही चंदन देखता है कि जमींदार साहब कुछ सरकारी अफसरों के साथ खड़े थे। चंदन, तुम सच में एक ईमानदार किसान हो। जमींदार साहब ने हमें तेरे बारे में सारा खबर बताया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रहा हूँ। इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इससे तुम्हारा जीवन अच्छे से सुधर जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारा ईमानदारी का फल है। चंदन उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। हाँ जी, आप सही कह रहे थे कि ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। मैं उस समय समझ नहीं पाई। ऐसा मत कहो चमेली, गलती सबसे होता है। और फिर चंदन उस पैसे से सबसे पहले अपना ये छोटा सा झोपड़ी को हटाकर एक सुंदर सा घर बनाया। सोनपुर गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। परिवार में सिर्फ इसका पत्नी थी, जिसका नाम सीमा थी। ये दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन सोहन, राम राम मुखिया जी। अरे सोहन, आज तुम इतना सुबह सुबह कहाँ चल दिए? सब तो ठीक है ना? हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। वो कल मैंने जो खेतों में बीज बोए थे, तो सोचा कि आज जल्दी जाकर पानी भी चला दूं। हाँ सोहन, ये तो अच्छी बात है। वैसे किस चीज की बुवाई की है तुमने? मुखिया जी, इस साल हमने गेहूं की बुआई की है। मौसम भी साफ है। उम्मीद है कि इस साल हमारा फसल अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल सोहन, मेहनत और सही समय पर काम करने पर ही अच्छी फसल मिलती है। लेकिन सोहन, मेरा बात को ध्यान में रखना। फसलों में पानी सही मात्रा में ही देना, क्योंकि अधिक पानी भी देना फसलों के लिए नुकसान है। जी मुखिया जी, इस बात को हमेशा ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है सोहन, जाओ, खेत पर देर हो रहा है। जी मुखिया जी। मुखिया जी से मिलने के बाद सोहन अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां पहुंचकर अपने फसलों में पानी देने लगता है। कुछ ही देर में पूरा खेत में पानी दे देता है और फिर सोहन अपने घर चल देता है। तभी इसकी पत्नी बोली, ये जी इतना सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं सीमा, वो मैंने खेत पर फसलों पानी देने गए थे। तो साथ में हमें भी चला लिए रहते। सीमा, तुम सोई हुई था ना, इसलिए हमें जगाना सही नहीं लगा। अच्छा ठीक है जी, चलो खाना खा लो। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और सोहन का फसल लगभग तैयार हो गया था। अरे वाह, इस बार तो मेरा अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है कि अब की बार मेरी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। सोहन अपने फसल को देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल देता है। ये जी क्या हुआ? इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है ना? हाँ सीमा, अब की बार हमारी अच्छी फसल हुई है। तो ये जी हम कल से फसल की कटाई शुरू कर देंगे। हाँ सीमा, तुम सही कह रहे हो। मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, जिससे हमारा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। ये जी, चलिए
मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ सीमा, चलो आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और फिर जल्दी से सोहन खाने के लिए बैठ जाता है। तभी सोहन देखता है कि खाने में चावल के साथ साथ पापड़ भी थे। इसे देखकर सोहन कहता है, अरे सीमा, आज ये पापड़ तुम कहाँ से लाई हो? ये जी, ये पापड़ तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। इस बार सोहन का अच्छा फसल देखकर उसका पड़ोसी रामू बहुत जलता था। ये जी देखिए, इस बार भी सोहन का कितना अच्छा फसल हुआ है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार ये फसल बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। अरे मीना, तुम सिर्फ देखते जाओ। मैं सोहन को पैसे नहीं कमाने दूंगा। मेरे जीते जी ये राजा का जिंदगी नहीं जी सकता। तभी अगले दिन सीमा की सुबह जल्दी ही नींद खुल जाती है और वो बाहर निकलकर देखती है तो मौसम पूरा तरह से बिगड़ चुका था और बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। ये जी उठे, देखिए मौसम कितना खराब हो गया है। अरे सीमा, ये क्या हो रहा है? मौसम बिगड़ता जा रहा है और बारिश भी तेज हो रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। ये जी, आप चिंता मत करिए, बस जल्दी से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बारिश तुरंत चला जाए। और इधर रामू मौसम को बिगड़ता देखकर बहुत खुश होता है। देखो मीना, मैंने कहा था ना कि वो सोहन पैसा नहीं कमा पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हमारी भी फसल बर्बाद हो रही है ना, तो आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हाँ मीना, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमने अपने फसल में ज्यादा पैसा तो भी नहीं लगाया है और ना ही उतना मेहनत किए है। फिर मैं दुखी क्यों रहूंगा? मुझे तो खुशी हो रहा है कि सोहन का फसल बर्बाद हो रहा है। कम से कम वो हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो पाएगा। तभी 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही और चौथे दिन में मौसम साफ होता है। ये जी, मौसम साफ कर दिया। अब आप जाइए और फसल का हालत देख कर आइए। हाँ सीमा, मैं अभी खेत पर जाता हूँ। और फिर रामू खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत पहुंचकर सोहन देखता है कि उसका सारा फसल बर्बाद हो चुका था। यह देखकर सोहन बहुत दुखी होता है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। फिर सोहन दुखी मन से घर चला जाता है। ये जी, क्या हुआ? फसल का क्या हाल है? सीमा, जिसका डर था वही हुआ। आखिर में हमारा फसल बर्बाद हो गया। अब मैं इस साल अपना घर कैसे चलाऊंगा? ये जी, आप टेंशन मत कीजिए, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। उसके बाद सोहन टेंशन के मारे खाट पर जाकर लेट जाता है और इधर सीमा सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक विचार आता है और वह तुरंत सोहन के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे पास एक विचार है जिससे हमारा घर का खर्चा आसानी से चल सकता है और तो और हमें खेती भी नहीं करना पड़ेगा। आखिर में तुम कहना क्या चाहती हो? सीमा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमसे खेती के अलावा कोई काम भी नहीं आता है। फिर तुम्हारे पास दूसरा विचार क्या है? क्यों ना हम पापड़ का व्यापार शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप उसे बगल के गांव में बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से यह व्यापार चल पड़े। ये तो तेरा अच्छा विचार है सीमा, लेकिन मुझे डर है कि कोई मेरा पापड़ खरीदेगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो भी पैसा बचा है वो भी बर्बाद हो जाए। ऐसा मत कहिए जी, मुझे यकीन है कि हमारा पापड़ लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है सीमा, तुम जल्दी से पापड़ बना दो। मैं उसे गांव में बेचकर देखता हूँ। तभी सीमा सोहन को कुछ पापड़ बनाकर देती है और सोहन पापड़ को एक टोकरी में भरकर बेचने चल दिया। पापड़ लेकर सोहन गांव के गली गली में घूमने लगते हैं। पापड़ ले लो, पापड़, ताजे ताजे पापड़, मसालेदार पापड़। अरे भैया, ये पापड़ कितने के हैं? 5 रुपए का एक पापड़ है। बोलिए बहन जी, आपको कितने चाहिए? अच्छा, 5 रुपए में एक पापड़, तो फिर हमें 10 पापड़ दे दीजिए। फिर सोहन उसे 10 पापड़ दे देते हैं और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। और इसी तरह धीरे धीरे सोहन का सारा पापड़ बिक जाते हैं और वह फिर खुशी खुशी घर चला जाता है। ये जी, क्या हुआ? पापड़ बिका कि नहीं? हाँ सीमा, आज हमारा सभी पापड़ बिक गया और कमाई भी अच्छी हुई है। सीमा, कल तुम और भी ज्यादा पापड़ बनाना। ठीक है जी, कल मैं ज्यादा पापड़ बना दूंगी। अगले दिन सीमा फिर से पापड़ बना देती है और फिर सोहन उसे बेचने निकल जाता है। अरे पापड़ वाले भैया,
हमने आपके पापड़ के बारे में रामलाल काका से बहुत कुछ सुना है। जरा मुझे भी 10 पापड़ दे दीजिए, मैं भी खा के देखूं कि तेरा पापड़ में ऐसा क्या है जो रामू काका इतना तारीफ कर रहे थे। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी आपको 10 पापड़ देता हूँ। ऐसे ही कुछ देर में सोहन का सारा पापड़ हाथों हाथ बिक जाते हैं और वह खाली टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अरे सीमा, तुम सही कह रही थी, हमारा पापड़ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आज भी हमारा सारा पापड़ बिक गए। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया सोहन के घर आता है। सोहन, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे 2000 पापड़ बनाकर दो। जी मुखिया जी, मैं आपको पापड़ बनाकर जरूर दूंगा। ठीक है सोहन, तुम पापड़ों को समय से मेरे घर पहुँचा देना। और इतना कहकर मुखिया जी चल दिए। लेकिन यह बात जब सोहन का पड़ोसी रामू को पता चलता है तो और भी सोहन से रामू जलने लगता है और अपने पत्नी से कहता है, मीना हमेशा सोहन के साथ ही अच्छा क्यों होता है? मैं हर हाल में इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। देखो मीना, अब मैं सोहन के साथ क्या करता हूँ। और फिर जिस दिन सोहन मुखिया के लिए पापड़ बनाता है, उसी रात में रामू सोहन के घर चुपके से घुसता है और उसके सारे पापड़ चुरा लेता है। अगले दिन सीमा अपने घर में जब देखता है तो वहाँ पर एक भी पापड़ नहीं थे और वह तुरंत सोहन के पास जाकर सारी बात बताता है। सीमा, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उसे बोल दूंगा कि वह मुझे 2 दिन का और समय दे दो। तभी सोहन तुरंत मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से कौन तो सारा पापड़ चोरी कर लिया है। आप बस मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, मैं जल्द ही आपको पापड़ दे दूंगा। ठीक है सोहन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय दे रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम जल्द ही पापड़ बनाकर दे देना। फिर मोहन घर जा रहा होता है, तभी देखता है कि रामू का बेटा पापड़ खा रहा होता है। यह देखकर सोहन सोचता है, अरे रामू का बेटा ये पापड़ कहाँ से खा रहा है? रामू कभी मुझसे पापड़ नहीं खरीदे हैं, फिर ये पापड़ खरीदा कहाँ से? तभी सोहन उसके पास जाता है और पूछता है, अरे बेटा, ये पापड़ तुम कहाँ से लाए हो? अरे काका, ये पापड़ तो मेरे पापा लाए हैं और हमारे घर में पूरी 1 टोकरी पापड़ है। इतना सुनते ही सोहन समझ जाता है कि मेरा पापड़ रामू ने ही चुराया है और फिर घर आकर सारा बात सोहन अपने पत्नी सीमा को बताता है। या जी, आप मुखिया जी के पास जाइए और उनको सारी बात बता दीजिए। अब मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सोहन तुरंत मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देते हैं। अगले दिन मुखिया रामू के घर जाता है और उनके घर के तलाशी लेता है। जैसे ही मुखिया रामू के घर में घुसता है, उसे वह पापड़ सामने ही दिख जाता है। तभी मुखिया जी बोलते हैं, अरे रामू, तुमने सोहन के घर से यह पापड़ क्यों चुराया? मुझे माफ करिए मुखिया जी, सोहन का आगे बढ़ना मेरे से नहीं देखा जा रहा था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं रामू, तुम्हारा ये गलती माफी के लायक नहीं है। अगर तुम्हें आज छोड़ दिया तो फिर से तुम यही हरकत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। फिर मुखिया रामू को गांव से बाहर निकाल देता है